हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस बायोलॉजी। और आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि नीट के अंदर यानी कि नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे सिर्फ क्यों एनसीईआरटी को ही पढ़ना चाहिए और क्यों सिर्फ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है नीट के लिए। इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको हर एक बात मैं आपको क्लियरली यहाँ पर बताऊंगा आपको, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नीट से रिलेटेड आपको आसानी से यहाँ पे मिल पाए और आपकी हेल्प हो पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि नीट के एग्जाम के अंदर हर साल करीब 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हर साल अपीयर होते हैं। तो क्या सभी 15 लाख स्टूडेंट एग्जाम फाइट करते हैं? बिल्कुल नहीं। वो इसीलिए एग्जाम फाइट कर पाते हैं, जिन भी स्टूडेंट ने नीट फाइट की होती है उनके पास होता है एक प्रॉपर प्लान और उनको ये पता होता है कि नीट के लिए आखिर पढ़ना कहाँ से चाहिए और क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी मुद्दे के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कि इसीलिए ये एनसीईआरटी की जो बुक है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों एनटीए बार बार यही बात बोलता है कि क्यों एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो नीट का एग्जाम होता है उसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। आप सभी लोगों को पता है, डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला आता है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर आता है बायो। इसके अंदर 50% जो एरिया कवर करती है वो होती है बायोलॉजी और बाकी 25% फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों डिवाइडेड रहती हैं। तो आधा पार्ट तो बायोलॉजी से ही होता है क्योंकि उसके 2 पार्ट है, जूलॉजी और बॉटनी। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स अपनी सिलेबस में है तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आर्टिकल में दिख जाएंगे सारे टॉपिक्स। तो अगर जिसको नहीं पता है तो वो यहाँ से आराम से देख सकते हैं। बाकी अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कि कौन से सब्जेक्ट से। तो अब बात करते हैं कि आखिर एनसीईआरटी की बुक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों इसको इतना ज़्यादा बोला जाता है। जहाँ पर भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पर आपको हर दिन कम से कम 10 से 20 बार तो आपको सुनने को मिल जाता होगा कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का नाम इसीलिए ज़्यादा फेमस है कि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो 50 to 70% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। पहली चीज़ तो यही है कि 50 to 70%, ये तो बात हो रही है। अब तो लगभग 80 to 90% जो है एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से इसलिए पुटअप होता है। बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट है, बचे हुए जो परसेंटेज है, वो उसके एप्लीकेशन से पूछे जाते हैं। यानी कि आपको एक एजम्पशन करवाया जाता है कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है। तो उनको इसलिए इसके अंदर कंक्लूड नहीं किया एनसीईआरटी के अंदर क्योंकि वो डायरेक्ट लाइन से नहीं पूछे जाते। लेकिन बाकी जो 50 to 70% यहाँ पर बोला जा रहा है, इसका मतलब यही है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से इतने क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आपकी लाइन टू लाइन उठ के आते हैं, इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है। और इसके बाद अगर बात करें जो एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वो पेपर में आती है तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही आती है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे कि बायो थ्योरी का पार्ट है तो बायो के जो क्वेश्चन बनेंगे वो एनसीईआरटी की बुक के अंदर से जो लाइनें लिखी हुई है उसके अंदर से एक पार्ट को मिसिंग करेंगे, उसको ऑप्शन में डालेंगे और बाकी जो पार्ट है उसका क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो ये पैटर्न होता है नीट का। आप सब लोग जानते हैं, जिन्होंने 1-2 बार नीट दिया है उसको अच्छे से पता होगा, और जो पेपर दे रहे हैं और जो जिन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए हैं उनको अच्छे से इस चीज़ का आइडिया हो रहा होगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर एनसीईआरटी के लिए क्या क्या बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्लियरिटी, एनसीईआरटी के अंदर जो लिखा हुआ है, जो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी के अंदर से, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। इसलिए जो एनसीईआरटी है वो क्लियरिटी प्रोवाइड करती है। आपको आर्टिकल में दिख रहा होगा कि सबसे पहले प्रोवाइड क्लियरिटी। तो इससे क्लियरिटी ये होती है कि अगर आप किसी चीज़ में कन्फ्यूज होते हो, आपको ये लगता है कि ये कहाँ हो सकता है, तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए जो एनटीए है, जो एग्जाम करवाता है नीट की, वो बेसिस मानेंगे एनसीईआरटी को। अगर एनसीईआरटी में वैसा लिखा हुआ है तो वही सही होगा, फिर चाहे आपने बड़ी बड़ी गाइड्स आपने पढ़ी हो उसमें कुछ अलग भी लिखा हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ेगा कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो इससे क्लियरिटी उस चीज़ में होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, लैंग्वेज ईजी है। एक एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी ईजी है कि एक छोटी सी लाइन में आपको समझ आ जाएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है, और अगर आपको समझ में वो चीज़ आई है तो। अगर आप देखेंगे कि कोचिंग के अंदर बड़े बड़े मॉड्यूल होते हैं और बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं, उसके अंदर इतना इलोबरेट करके चीज़ें लिखी हुई होती है कि अगर आप उनको पढ़ने बैठोगे तो 4 साल में आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए अगर जिसने एनसीईआरटी पे फोकस किया है और एनसीईआरटी की लाइनों को उसने समझा है, टॉपिक को समझा है, तो इससे एनसीईआरटी से ईजी चीज़ें कोई नहीं हो सकती। इसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी हुई है उससे ईजी लैंग्वेज कुछ भी नहीं हो सकती।
इसीलिए यहाँ पर अगला पॉइंट आता है लैंग्वेज ईजी है एनसीईआरटी की। जिसको एनसीईआरटी से मतलब है, जो एनसीईआरटी से पढ़ता है, उसको ये बात रिलेट कर रहा होगा वो, और अच्छे से उसको समझ आ भी रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्व एज द फाउंडेशन फॉर नीट एग्जाम। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि फाउंडेशन यानी कि जो भी नीट में क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्चुअल टाइप में क्वेश्चन आएगा, वो उसको एनसीईआरटी के बेसिस पर ही पूछा जाएगा। एनसीईआरटी में जैसा लिखा हुआ है एग्जैक्ट उसी का क्वेश्चन बनेगा, और अगर उस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है तो एनसीईआरटी को बेस इसके लिए माना जाएगा। यानी कि फाउंडेशन जो है वो एनसीईआरटी ही है, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो बायो की हो। तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। बायो का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि थ्योरी का पार्ट ज़्यादा बायो से आता है, इसलिए मैं आपको थ्योरी की बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं इजी डायग्राम्स। अब बायो के अंदर डायग्राम्स वैसे ही बात करते हैं, फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारे डायग्राम्स आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी, और फिजिक्स के और बायो के अंदर भी। तो मेनली जो डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं वो बायो से आते हैं। तो बायो के डायग्राम्स आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करे होंगे, या फिर जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया हुआ है उनको अच्छे से पता होगा कि जो एग्जाम में जो डायग्राम्स आते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आते हैं। सेम वही लेबलिंग, जहाँ पर अगर लेबलिंग पूछ रहे हैं तो वो जो लेबलिंग एनसीईआरटी में गिवन है उसको हटा देंगे, डायग्राम सेम रहेगा, और उसको ऑप्शन में देके उन लेबलिंग को पूछेंगे कि कौन सी जगह पे कौन सा यहाँ पर लेबलिंग की हुई है इस डायग्राम के अंदर। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी को बेस मानकर ही एनटीए सारा काम करता है। क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, डायग्राम्स वहीं से आते हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। हर एक चीज़, अगर क्वेश्चन में मिस्टेक भी होती है तो भी एनसीईआरटी के अंदर से ही उसको चेक किया जाएगा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ क्या है। तो फिर अदर बुक्स क्यों पढ़नी यार? इसीलिए एनसीईआरटी पढ़नी होती है। अदर बुक से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो इसीलिए अदर बुक से पढ़ना होता है कि आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है एनसीईआरटी से, तो उस चीज़ को समझने के लिए कि एनसीईआरटी की ये लाइन आखिर बोल क्या रही है, उसको समझने के लिए आप अदर बुक का सहारा ले सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि उस अदर बुक को पढ़कर आप एनसीईआरटी को छोड़ दोगे। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो एनसीईआरटी का डायग्राम आपने देखा, उस डायग्राम से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो दिमाग है उसने उस एनसीईआरटी के डायग्राम को देखा हुआ होता है कि वो डायग्राम कैसा था और इसमें ये चीज़ें थी। तो अगर यहाँ पर ये टेट्राड है या फिर क्या है, किस तरह एलोंगेटेड था, कितना एंगल था, तो वो चीज़ें अगर आपके माइंड में रहती हैं तो आप इजीली उस चीज़ को सोल्व कर पाओगे, उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो इसीलिए एनसीईआरटी के बारे में इतना बोला जाता है कि क्यों नीट वाले स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। उसके एग्जाम्पल अगर आपने सोल्व कर लिए तो एग्जाम में वही क्वेश्चन बनते हैं। जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है वो समझ पा रहे होंगे, और जिन्होंने प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व किया है उनको भी समझ आ रहा होगा। जैसे कि अब नीट का एग्जाम में 2 महीने बचे हुए हैं ओनली, तो उसके लिए अगर आप एनसीईआरटी को बेस्ट बना लेते हो, एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ लेते हो, तो इससे जल्दी सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। इसके साथ साथ आपको हर एक चीज़, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो, तो उससे अच्छा और क्या होगा यार। पेपर वहीं से बनना है और वहीं से आप पढ़ रहे हो, इससे अच्छा क्या होगा। आप समझ सकते हो इस बात को। इसलिए एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लो, जैसे नीट के फॉर्म आएंगे हम आपको जल्दी से अपडेट कर देंगे। प्लस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर यहाँ तक देखा है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर देना। मिलते हैं किसी ऐसी ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।